हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति शुक्ला। वेलकम टू ऑल इन दिस चैनल लेट्स स्टडी बेसिक्स विद मी। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि मैं यहाँ पर बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें हमने 2 प्रैक्टिस सेट एडियोटेरिया के एंड उससे पहले एक और भी प्रैक्टिस है जिसमें 150 क्वेश्चन थे, अलग अलग पार्ट्स में हमने डिस्कस किया है। तो होप सो आपने उसको देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देखिए, आपको डेफिनेटली हेल्पफुल होगा आपके लिए। चलिए ये हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 3, और इसके एक एक क्वेश्चन को देखेंगे कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज औपनिवेशिक शासन में अंग्रेजों द्वारा जंगल काटने के क्या कारण थे। देखिए, जब औपनिवेशिक काल था तो जंगल काटे जा रहे थे और जंगल को काट करके काफ़ी सारे उसके यूज़ किए जा रहे थे। जैसे आज के टाइम पर भी यूज़ किया जा रहा है, पर उस समय पर थोड़ा सा ज़्यादा इलीगल तरीका हो जाता था। जैसे अगर पहला ऑप्शन दिया है शाही नौसेना हेतु लकड़ी की आपूर्ति के लिए, तो बिल्कुल सही है, नौसेना के लिए लकड़ी की आपूर्ति की जाती थी। दूसरा है रेल लाइनों के प्रसार के लिए, ये भी सही है। व्यावसायिक कृषि बागानों के प्रसार के लिए, तो ये भी सही है। यानी कि औपनिवेशिक शासनकाल में ये सभी ही कार्यों के लिए इनका लकड़ियों का यूज़ किया जाता है, जंगलों को काटा जाता था। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आते हैं, भारतीय वन सेवा की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो जो भारतीय वन सेवा की स्थापना की गई थी वो सन 1864 में की गई थी, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड नंबर में आते हैं, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसकी स्थापना सन 1905 में देहरादून में की गई थी। तो देखिए, ये 1905 में नहीं बल्कि 1906 में की गई थी और देहरादून में की गई थी। दूसरा है, यहाँ जिस पद्धति से शिक्षा दी जाती थी उसे वैज्ञानिक वानिकी कहा गया है। तो दूसरा ऑप्शन सही है, पहला जो है वो गलत है। तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा सही है पूछा है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 84th नंबर क्वेश्चन में आते हैं, वन अधिनियम 1878 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जंगल को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया, आरक्षित, सुरक्षित एवं ग्रामीण। बिल्कुल सही है। देखिए, जब वन अधिनियम आया 1865 में, लगभग ये अभी आपने देखा यहाँ पर 64 में दिया हुआ था, तो वन अधिनियम को फाइनली पारित किया जाता है 1865 में। तब इसको संशोधित भी किया जाता है, 2 बार इसमें संशोधन किए जाते हैं। एक तो सन 1878 में किया जाता है और दूसरा अप्रॉक्सीमेटली 1929 के समथिंग में। तो जब 1878 में इसमें संशोधन किया जाता है, उसमें 3 श्रेणियां बनाई गई थी। एक तो आरक्षित श्रेणी थी, एक ग्रामीण थी और सुरक्षित श्रेणी थी। तो ये तीनों ही श्रेणियों में अब आप देख सकते हैं, जो आरक्षित श्रेणी थी उसमें कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता था। अगर लकड़ियां वगैरह किसी को ग्रामीण को लेनी है तो वो ग्रामीण श्रेणी में जाकर के ले सकते थे, लेकिन आरक्षित श्रेणी में किसी को भी जाना मना था, या वहाँ पर किसी भी तरीके का यूज़ जो है वो एकदम प्रोहिबिटेड किया गया था। तो सबसे अच्छे जंगलों को आरक्षित वन कहा गया, ठीक है। गांव वाले केवल सूखी लकड़ी एवं विशेष प्रकार की औषधि ही इन जंगलों से ले सकते थे। अभी हमने क्या बोला, जो आरक्षित वन होते थे वहां पर गांव वाले कुछ भी नहीं ले सकते थे, यानी दूसरा ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन केवल सही है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 5th नंबर में आते हैं, झूम खेती के नाम एवं संबंधित क्षेत्र का सही मिलान करिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, लादिंग है, मिल्पा है, चितमेन है, चीना है। मैच करना है हमें। तो चीना जो है वो श्रीलंका में है। आप देखिए, एक ऑप्शन से भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो चौथे का ए देखो कहाँ पर है, ये है चौथे का ए, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो, बाकी के ऑप्शन में मिला लेंगे हम। लादिंग जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया में है, एंड दूसरा आप मिल्पा देखोगे तो मिल्पा जो है वो मध्य अमेरिका में है, और चितमेन जो है वो आपको अफ्रीका में देखने को मिलेगा। तो दूसरे का जो है वो सी देख लीजिए, एंड तीसरे का बी, ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे आते हैं 6 नंबर में, यूरोपीय वन रक्षक घुमंतु खेती के विरुद्ध क्यों थे। पहला है, घुमंतु खेती वाली जमीन इमारती लकड़ी के उत्पादन के लिए प्रतिकूल हो जाती थी, बिल्कुल सही है। दूसरा है, जंगल जलाते समय बाकी बेशकीमती पेड़ों के जलने का खतरा होता था, तो बिल्कुल सही है। जब भी वन जंगल अगर जलाए जा रहे हैं तो उसमें ऐसा भी हो सकता है ना कि जो इम्पोर्टेंट पेड़ हैं जिनको नहीं जलाने का, काटने का के बारे में सोचा गया है, लेकिन फिर भी वो जल सकते हैं अगर आग लगती है तो। तीसरा है, लगान वसूली की प्रशासनिक परेशानी से बचने हेतु। तो यहाँ सभी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएंगे, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं 6 के बाद 7th नंबर क्वेश्चन पर। 7th नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अंग्रेजों द्वारा वन व्यापार को सरकारी नियंत्रण में लेने के क्या प्रभाव हुए। पहला, वन व्यापार की इजारादारी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को सौंप दी गई, बिल्कुल सही है। स्थानीय लोगों द्वारा शिकार करने और पशुओं के चराने पर बंदिशें लगा दी गई, हाँ जी, ये भी सही है। तीसरा है, कुछ घुमंतु समुदाय खदानों और बागानों में काम करने के लिए मजबूर हो गए, तो बिल्कुल सही है। सारे के सारे ऑप्शन 1, 2, 3 जो है वो सही हो जाएगा।
8वां है देवसारी या मान किसे कहा जाता था। पहला है पारंपरिक पूजा विधि, दूसरा जनजातीय कृषि प्रथा, तीसरा जनजातीय कृषि क्षेत्र में लकड़ी के बदले लगने वाला शुल्क। तो यही है, देवसारी मान जो था वो लकड़ी के बदले जो शुल्क लगता था उसी को कहते थे। जनजातीय क्षेत्र में विवाह की प्रथा, ये नहीं हो जाएगा, यानी कि 8th का सी नंबर। 9 नंबर में देखेंगे ब्लैंडा, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं ब्लैंडागडिएस्टन व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा बस्तर में प्रारंभ किया नहीं। देखिए ये जो व्यवस्था थी वो डचों ने शुरू की थी, ठीक है, किसने, डचों ने। और कहाँ पर, इंडोनेशिया में। कहाँ पर, इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया में। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। इसमें गांव की लगान मुक्ति के बदले लकड़ी ढोने के लिए मुफ्त में भैंसे उपलब्ध कराएंगे, तो ये सही हो जाएगा। यानी 9th का जो आपका सही आंसर है दैट इज बी ऑप्शन। 9th का बी जो है वो सही हो जाएगा। किसने लगाया था, ये डचों ने लगाया था। 10th में आते हैं सरना, देवराकुडू, कान, राई इत्यादि क्या थे। झूम खेती के प्रकार, नहीं। जनजातीय लोगों द्वारा शिकार की पद्धति, तीसरा है जनजातीय लोगों के लिए पवित्र बगीचा, और चौथा है पशु बलि का प्रकार। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पवित्र बगीचा था, तो 10th का जो है वो सी नंबर आ जाएगा। 11th नंबर क्वेश्चन में देखिए फिर से मिलाने के लिए दिया है, चरवाहा समुदाय और उससे संबंधित तथ्य से मिलान करना है। गुल्ला समुदाय, कुरुमा, रायका, धंगर। तो देखिए जो धंगर है वो महाराष्ट्र से संबंधित है और रायका जो है वो राजस्थान से। तो यहाँ से देखिए चौथे का डी कहीं पे मिल रहा है, हाँ जी 2 ऑप्शन में मिल रहा है। तो यहाँ देखो सी और डी तो कट गया, और तीसरे का सी है तो तीसरे का सी यहाँ पर भी मिल रहा है। बाकी के भी आपको देखना होगा। गुल्ला जो है वो गाय भैंस पालते थे, तो पहले का बी हो जाएगा। तो देखिए पहले का बी, यानी कि ये बी ऑप्शन जो है वो सही है, एंड दूसरे का ए हो जाएगा। कुरुमा जो है वो भेड़ बकरियाँ पालने वाले लोग थे। आगे चलते हैं। 12th नंबर में देखेंगे प्राचीन काल के भ्रमणकारियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, व्यापारी अवसरों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करते थे, बिल्कुल सही है। पुजारी और तीर्थयात्री ज्ञान और आध्यात्मिक शांति के लिए दूर दूर तक यात्राएं करते थे, दोनों ही सही है, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 12th नंबर का सी नंबर जो है वो सही हो जाएगा। आगे 13 नंबर, प्राचीन काल में विभिन्न यात्रियों के माध्यम से क्या क्या विभिन्न क्षेत्रों के मध्य आदान प्रदान नहीं होता था। तो देखिए क्या आदान प्रदान नहीं होता था, तो मूल्य और मान्यताएं ये तो होती थी, हुनर भी होता था, विचार भी आदान प्रदान होते थे, आविष्कार भी आदान प्रदान होता था, कीटाणु एवं बीमारियां भी आदान प्रदान होती थी। पूछ रहा है क्या नहीं होता था, तो सबके सब होते थे, तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 14 में आते हैं पश्चिमी तट के क्षेत्र में पाई गई 9वीं शताब्दी के बाद की स्मृति शिला जो गोवा संग्रहालय में सुरक्षित है, किसके महत्व का पता चलता है इससे, तो समुद्री व्यापार के महत्व का पता चलता है। 15 नंबर में आते हैं सिल्क मार्ग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिल्क मार्ग केवल जमीनी भूभाग से ही गुजरता था, नहीं, ये वाटर बॉडी से भी जो है वो गुजरता था। दूसरा है यह मार्ग केवल चीन की एशिया के भूभागों से जोड़ता था, नहीं, ये यूरोप को भी जोड़ने का काम करता था। तीसरा है यह मार्ग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में था, सही है। सोना चांदी जैसी कीमती धातुएं इसी मार्ग से एशिया से यूरोप की ओर पहुंचती थी। देखिए सोना चांदी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था रेशम, ठीक है, तो रेशम तो कहीं मेंशन ही नहीं है। तो सिल्क मार्ग, सिल्क का मतलब ही होता था, सिल्क से ही तो आपका रेशम जो है वो बनता था, सिल्क इवन रेशम को ही बोला जाता है। तो यानी केवल तीसरा सही है, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सेक्शन में आते हैं गुफा की। चीन की एक गुफा पेंटिंग में सिल्क मार्ग को दर्शाया गया है, कौन सी वो गुफा है, तो गुफा नंबर 256, 26, 16, 217 दिया है, तो इसका जो आंसर होगा दैट इज ए ऑप्शन, ठीक है। 16 का जो है वो डी ऑप्शन सही होगा, गुफा नंबर 217। आगे चलते हैं, मार्को पोलो की किताब का नाम क्या था, तो मार्को पोलो की जो किताब का नाम था वो बुक ऑफ मार्वल्स था, बुक ऑफ वेनिस नहीं था। तो 17वें का ए ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट है स्पैघेत्ती क्या है, तो स्पैघेत्ती जो है एक प्रकार का मापक यंत्र है, नहीं, एक प्रकार की खाद्य सामग्री है, हाँ जी, एक प्रकार का मादक पदार्थ है, नहीं, नृत्य है, नहीं। 19 नंबर में आते हैं निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आलू से या मूंगफली का उद्भव भारत में हुआ था, ना जी। दूसरा है ये खाद्य पदार्थ यूरोप एवं एशिया में तब पहुंचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, हाँ जी, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 20 नंबर क्वेश्चन में आते हैं 16वीं सदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 16वीं सदी के मध्य तक आते आते पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं ने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। दूसरा, यूरोपीय सेनाओं ने पुर्तगाली एवं स्पेनिश अपनी सैन्य ताकत के बल पर अमेरिका के विभिन्न क्षेत्रों को जीता था। तीसरा है इस समय अमेरिका वासियों में चेचक से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधी क्षमता जो है वो विकसित हो चुकी थी। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा कथन जो है वो असत्य है, तो 20 का जो सही ऑप्शन है दैट इज सी ऑप्शन। दूसरा और तीसरा जो है
वो असत्य है, दूसरा और तीसरा गलत है, पहला जो है वो सही है, तो जो असत्य है वही सही होगा। इट मीन्स की सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 21 नंबर। 19वीं शताब्दी में अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतियों या प्रवाहों का उल्लेख किया। कौन कौन से थे? तो ये व्यापार था, पूंजी था और भूमि नहीं था बल्कि श्रम था। ठीक है, तो ये 3 थे। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा? पहला और दूसरा, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 22 में आते हैं। औपनिवेशिक सरकार ने किस वर्ष अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया? तो क्या 1868 था, 70 था, 1871 था या 1873 था? तो इसका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, 1871। आगे आते हैं चरवाही टैक्स संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चरवाहों से चारागाहों में चरने वाले प्रत्येक जानवर पर टैक्स वसूला जाता था। देखिए दिया है प्रत्येक जानवर पर। दूसरा है प्रारंभ में अंग्रेज स्वयं ही अपने करिंदों में टैक्स वसूलते थे, मगर बाद में यह काम ठेकेदारों के माध्यम से किया जाने लगा। तीसरा है किसी चारागाह में दाखिल होने के लिए चरवाहों के पास दिखाकर टैक्स अदा करना पड़ता था। तो 23वें का जो आंसर है दैट इज ए ऑप्शन। तो दूसरा ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा, पहला और तीसरा जो है वो सही है। तो 23वें का 1 और 3। 24 में आते हैं चरवाही टैक्स के क्या प्रभाव हुए? चरवाही टैक्स के क्या प्रभाव हुए? पहला है चारागाहों का स्तर गिरने लगा, जानवर बड़ी संख्या में मरने लगे। तो चरवाही टैक्स आप देख सकते हैं कि कौन है, केवल 1 केवल 2, तो दोनों ही ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 25 नंबर में आते हैं मासाई लैंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह यूथोपिया से लेकर तंजानिया तक फैला था? नहीं। औपनिवेशिक ताकतों ने मसाई लैंड का विभाजन कर दिया? हाँ जी सही है, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 26 में आते हैं औपनिवेशिक शासन तथा मसाइयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, औपनिवेशिक सत्ता के हस्तक्षेप के कारण वरिष्ठ जनों और योद्धाओं की परंपरागत उम्र आधारित संस्था पूरी तरह समाप्त हो गई। दूसरा है अमीर और गरीब चरवाहों के बीच भेदभाव जो है वो बढ़ गया। तो 26 का जो आंसर है दैट इज बी ऑप्शन सही है, पहला जो है वो गलत है। 27 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांस की क्रांति को क्यों माना जाता है? पहला, प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। सही है। सामूहिक पहचान की भावना विकसित होने के कारण। सही है। नए फ्रांसीसी झंडे के कारण जिसने पुराने राष्ट्रध्वज की जगह ले ली थी। तो 27 का भी जो आंसर है दैट इज डी ऑप्शन, यानी कि सब के सब जो है वो सही है। 28 में आते हैं। नेपोलियन ने नागरिक संहिता में निम्न प्रावधान थी। जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया। दूसरा, कानूनों के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। तीसरा है इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। तो 28वें का जो आंसर है दैट इज डी ऑप्शन, यानी कि सभी के सभी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएंगे। 29 में आते हैं। हैब्सबर्ग साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह बहुभाषी भाषा तथा बहुनस्ली साम्राज्य था। यह साम्राज्य ऑस्ट्रिया तथा हंगरी पर शासन करता था। तो ये भी दोनों आंसर जो है वो सही हो जाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 30 नंबर में। एले क्या थी? एक किताब थी, कपड़ा नापने का पैमाना। तो ये कपड़ा नापने का जो था वो पैमाना था। तो 30 का जो आंसर है दैट इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 31 में आते हैं। 1815 के बाद यूरोप में पुनः स्थापित रूढ़िवादी व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं थी। राजतंत्र था? हाँ जी। चर्च था? हाँ जी। सामाजिक ऊंच नीच को बनाए रखना था? हाँ। निजी संपत्ति को राज्य के अधीन लाना? तो ये गलत था, क्योंकि अगर ये होता तब तो सामाजिकता आ जाती, लेकिन वहाँ पर क्या थी, बहुत बुराइयाँ हो गई थी। तो बुराइयाँ राजतंत्र है, चर्च है और सामाजिक ऊंच नीच को बनाए रखना। तो 1, 2, 3 जो है वो सही हो जाएगा, यानी 31 का ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 32 में आते हैं। ज्यूसेपी मैथ्सनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए ये बेसिकली वर्ड हिस्ट्री है। तो वर्ड हिस्ट्री में शायद अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा क्वेश्चंस को डील करना देखिए आप किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। बेसिकली ये एनसीईआरटी से उठाए गए क्वेश्चंस हैं। वह कार्नोबारी की गुप्त संगठन का सदस्य बना। उसमें 2 और भूमिगत संगठन की स्थापना की। पहला था बर्न से यंग इटली और दूसरा मसाई से यंग यूरोप। तो यहाँ पर भी पूछा है कि कौन सा आंसर जो है वो सही हो जाएगा, केवल 1 है, केवल 2 है या दोनों है। तो 32 का जो आंसर है दैट इज सी ऑप्शन, यानी कि दोनों ऑप्शन जो है वो सही हो जाएंगे। 31 हमने लगा ही लिया था। 33 में आते हैं। मैटरनिक ने किसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। तो ज्यूसेपे मैथ्सनी ने जो है ये हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन जो है वो बताया था। तो इसके बाद आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन में। यूनान ऑटोमन साम्राज्य से कब स्वतंत्र हुआ? तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूनान जो था वो 1832 में जो है
ऑटोमन साम्राज्य से स्वतंत्र हुआ था। 35 में आते हैं रोमानीवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, रोमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना की। वे एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाना चाहते थे। तो यहाँ भी दोनों ऑप्शन जो है वो सही हो जाएंगे, यानी 35 का सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 36 में आते हैं पोलैंड ने रूस के विरुद्ध राष्ट्रवादी भावना का मुख्य स्रोत क्या था? नस्लवादी श्रेष्ठता, पॉलिश संस्कृति, भाषा। तो यहाँ पर भाषा जो है वो सही हो जाएगा। 37 में आते हैं 1848 के फ्रांस की क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस क्रांति के पीछे मुख्यतः आर्थिक कारण जिम्मेदार थे। ठीक है, इस क्रांति के पश्चात 21 वर्ष से ऊपर के सभी पुरुषों को मताधिकार मिल गया। ठीक है, राष्ट्रीय सभा को गणतंत्र घोषित कर काम के अधिकार की गारंटी दी गई। तो यहाँ पर भी सही हो जाएगा सबकी सब आंसर, यानी 37 का डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 38 में आते हैं सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन किस वर्ष किया गया? तो 38 का जो आंसर है दैट इज ए ऑप्शन, यानी 1848 नंबर। जर्मनी के एकीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑटो वन बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया की सेना और नौकरशाही की मदद से जर्मनी को एकीकृत किया। गलत है। 7 वर्ष के दौरान प्रशा, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में ऑस्ट्रिया की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया जो है वो पूरी हुई। तो 39 का जो आंसर है दैट इज डी ऑप्शन, न तो एक और ना ही दो, दूसरा ऑप्शन जो है वो गलत है। 40 में आते हैं इटली के एकीकरण के विषय में सत्य कथन को चुनिए। सत्य कथन को चुनिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहला, ज्यूसेपी मैत्सिनी क्रांतिकारी आंदोलनों के द्वारा इटली को गणराज्य बनाने का प्रयास किया गया। दूसरा है मंत्री प्रमुख काउंट जो जनतंत्र में विश्वास रखता था, फ्रांस से सार्डिनिया पिडमैंड की एक चतुर कूटनीति संधि से 1859 में ऑस्ट्रेलियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ। और तीसरा है ज्यूसेपी गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने युद्ध में हिस्सा लिया। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो 40 का जो है आंसर दैट इज सी ऑप्शन, यानी कि पहला और तीसरा ऑप्शन जो है वो सही है। तो पहला और तीसरा जो है वो सही है, दूसरा ऑप्शन जो है वो गलत है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हो 41, आयरलैंड को ब्रिटेन में कब सम्मिलित किया गया? तो आयरलैंड को ब्रिटेन में कब सम्मिलित किया जाए पूछा जा रहा है। तो ये 1801 में जो है वो सम्मिलित किया गया था। 42 में आता है प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय समाज पर क्या प्रभाव डाला? पहला, करों में वृद्धि की गई, खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया, सिपाहियों की जबरन भर्ती की गई। तो सारे के सारे ऑप्शन जो है वो सही हो जाएंगे, यानी 142 का डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 43 में आते हैं रूलेट एक्ट के विषय में असत्य कथन। पहला, ब्रिटिश सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को ब्रिटिश संसद ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया था। तो ये गलत है। तो जो गलत है वही आपका सही हो जाएगा। तो ये आपका सही हो गया। गांधी जी ने 1919 में प्रस्तुत रूलेट एक्ट के खिलाफ राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला किया था। ठीक है, ये गलत था। राजनीतिक कैदियों को 2 साल के बिना मुकदमा चलाए जेल में रखने का अधिकार मिल गया था। ठीक है, जनता द्वारा रैलियां और हड़ताल पर इस कानून का विरोध किया गया। तो ये भी सही है। तो पूछा था कौन सा असत्य है, तो पहला ऑप्शन जो है 43 का ए सही हो जाएगा। 44 में आते हैं खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था? तो 1919 में खिलाफत समिति जो है वो मुंबई में बनाया गया था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई थी? तो सन 1909 में जो है इसको लिखा गया था। 45 का ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 46 में आते हैं असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्यम वर्ग ने की। ठीक है, सभी पार्टियों ने परिषद चुनाव का बहिष्कार किया। देखो, सभी ने बहिष्कार नहीं किया था। यहाँ से आप काट सकते हो, दूसरा जैसा ही आप काटते हो यहाँ भी कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा। सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। भारतीय खादी कपड़ों के महंगे होने के कारण गरीबों द्वारा विदेशी कपड़ों का बहिष्कार लंबे समय तक नहीं किया गया। तो ये भी सही है। आप देख सकते हो। तो पहला और तीसरा ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट आते हैं 47 नंबर में अवध किसान के गठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन अक्टूबर 1920 में किया गया। जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एवं कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में इसका गठन हुआ। असहयोग आंदोलन के समय कांग्रेस नेताओं ने अवध किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया। तो 47 का जो आपका आंसर होगा दैट इज डी ऑप्शन। सबके सब ऑप्शन जो है वो सही हो जाएंगे, यानी पहला भी सही है, दूसरा भी सही है एंड तीसरा भी सही है। 47 के बाद आते हैं 48 नंबर क्वेश्चन में। 48 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। गुडिम विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह विद्रोह कर्नाटक की गुडिम पहाड़ियों में 1920 में प्रारंभ हुआ। दूसरा है, यह एक प्रकार का गुरिल्ला आंदोलन था जिसका नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया। और तीसरा है, राजू महात्मा गांधी की महानता के गुण गाते थे। तो 48 का जो आंसर होगा दैट इज बी ऑप्शन। बी ऑप्शन जो है वो सही है। दूसरा और तीसरा तो सही है, लेकिन पहला ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं 49 में स्वराज पार्टी के संबंध में असत्य कथन
का चुनाव करिए। असहयोग आंदोलन के पश्चात राजनीति में सक्रिय होने के लिए कुछ कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस से पृथक एक अलग स्वराज पार्टी का गठन किया। तो यही जो है वो गलत है, यानी कि 49 का जो सही आंसर है दैट इज ए ऑप्शन, क्योंकि यही ऑप्शन जो है वो गलत है, बाकी सभी ऑप्शन जो है वो सही है। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी के महत्वपूर्ण नेता जो परिषद राजनीति में वापस लौटना चाहते थे, ठीक है। 1919 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। स्वराज पार्टी का लक्ष्य परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना था, ये भी सही है, यानी कि सबके सब ऑप्शन जो है वो सही हो जाएंगे। आगे आते हैं 50 नंबर पर, साइमन कमीशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ब्रिटेन की लिबरल सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना और उसके बारे में सुझाव देना था, ये भी सही है। तीसरा है, भारत में इसके विरोध को देखते हुए वायसराय ने इरविन ने भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट का ऐलान कर दिया। तो 50 का जो आंसर है दैट इज बी ऑप्शन, यानी कि दूसरा और तीसरा जो है वो सही है और पहला ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। पहला देखिए क्या हुआ, पहला जो है ब्रिटेन की लिबरल सरकार ने सर साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया, तो ये गलत हो जाएगा। तो 50 का बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, 50 का बी। 51 में आते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेते हुए गांधी जी ने इरविन के साथ कब समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो 5 मार्च 1931 में जो है इसको समझौते पर हस्ताक्षर किया था, जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना था। 52 नंबर में आते हैं, भाड़ा विरोधी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह आंदोलन छोटे किसानों द्वारा जो जमींदारों से पट्टे पर जमीन लेकर खेती कर रहे थे, जमींदारों को भाड़ा चुकाने से माफ़ी के लिए प्रारंभ किए गए इस आंदोलन का नेतृत्व समाजवादियों और कम्युनिस्टों ने किया था। और तीसरा है, कांग्रेस ने खुलकर भाड़ा विरोधी आंदोलन का समर्थन किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 52 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो 52 का ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 50 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किया था। बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। होप सो आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक देने की कोशिश करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, बाय बाय।